Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Mid Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं टीएस गरेवाल बुक के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगी। चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और टॉपिक है फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। देखो, जब कंपनी प्रो राटा बेसिस पर शेयर्स अलॉट करती है और जब कुछ शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में तो कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिट कर देती है। इसके बाद कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करती है। तो फॉरफीचर और री इश्यू की एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे ये मैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैं ले रही हूँ टीएस गरेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 100। Question number 100 is Arvind Limited issued 20,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as on application rupees 6, on allotment rupees 3 including premium, on first call rupees 2 and on second and final call rupees 1। देखो, अरविंद लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इश्यू किए हैं। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन कंपनी ने 2 रुपए प्रीमियम के लिए हैं, यानी एक शेयर कंपनी ने बेचा है 12 रुपए में। कंपनी ने किस तरह से इंस्टॉलमेंट पर पैसे मंगवाए हैं वो सारी डिटेल यहाँ गिवन है। 6 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए और फाइनल कॉल पर 1 रुपए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है 10,000 शेयर्स के लिए। लोगों ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। Applications for 6,000 shares were rejected and pro rata allotment was made to the remaining applicant। अब देखो, कंपनी ने 6,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया है और जो रिमेनिंग शेयर थे उन्हें प्रो राटा बेस पर अलॉट किया है। अभय who was allotted 500 shares failed to pay allotment money। देखो, एक शेयर होल्डर है अभय, जिसको कंपनी ने 500 शेयर दिए थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया। And on a subsequent failure to pay the first call, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा पे नहीं किया। His shares were forfeited, तो कंपनी ने उसके शेयर को कर दिया forfeit। Of these 300 shares were reissued as fully paid up for rupees 6 per share। बाद में कंपनी ने जो forfeited शेयर्स थे उसमें से 300 शेयर को री इश्यू कर दिया 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से as fully paid up। Journalize the transaction to record the forfeiture and reissue of shares। देखो, सबसे पहले पेमेंट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कंपनी ने 12 रुपए में शेयर इश्यू किया है। 10 रुपए है फेस वैल्यू के और 2 रुपए है प्रीमियम के। कैसे डिमांड किए हैं पैसे? 6 रुपए मंगवाए हैं एप्लीकेशन पर। 1+2 का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपी तो है फेस वैल्यू का और 2 रुपीज है प्रीमियम के। ये मंगवाए हैं अलॉटमेंट के समय। 2 रुपए मंगवाए हैं फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपए मंगवाया है फाइनल कॉल पर। इस तरह से कंपनी ने 12 रुपए की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मंगवाई है शेयर होल्डर्स से। अब देखो, पब्लिक ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, जबकि कंपनी ने सिर्फ 20,000 शेयर्स ही इश्यू किए थे। कंपनी ने 6,000 शेयर्स को कर दिया और रिजेक्ट। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये क्वेश्चन में गिवन है। और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि अभय एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने अलॉट किए थे 500 शेयर। उसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा पे किया और ना ही फर्स्ट कॉल का, तो कंपनी ने उसके शेयर्स को कर दिया फॉरफिट। और जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उसमें से 300 शेयर को री इश्यू कर दिया 6 रुपए के हिसाब से एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब 10 रुपए का शेयर था और 6 रुपए में कंपनी ने किया है री इश्यू। ठीक है, अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये है प्रो राटा अलॉटमेंट का। क्यों प्रो राटा अलॉटमेंट का? क्योंकि यहाँ पर इश्यूड शेयर है 20,000 लेकिन अप्लाइड है 30,000। एप्लीकेशन कंपनी को एक्सेस में मिली है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद ही आप जर्नल एंट्रीज पास कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में आप लिखेंगे अप्लाइड शेयर्स और इश्यूड शेयर्स। देखो, अप्लाइड शेयर कितने हैं?
शेयर है 30,000 और इश्यूड शेयर है 20,000। ठीक है, लेकिन जो अप्लाइड शेयर है उसमें से 6,000 शेयर्स रिजेक्टेड हैं, तो वो हम अप्लाइड शेयर्स में से कर देंगे डिडक्ट। तो यहाँ हम माइनस कर देंगे 6,000 शेयर्स, तो रिमेनिंग अप्लाइड शेयर्स आ जाएंगे 24,000 शेयर्स। यानी 24,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया था और कंपनी ने अलॉट किए हैं 20,000 शेयर्स। समझ में आ गया? अब हम 30,000 शेयर को अप्लाइड शेयर कंसीडर नहीं करेंगे, इसे हम ध्यान में नहीं रखेंगे। हम सिर्फ 24,000 शेयर्स को ही अप्लाइड शेयर कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि 6,000 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, उनको एप्लीकेशन मनी कंपनी ने वापस भेज दी। अब देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको फॉरफीचर और री इश्यू की एंट्री पास करनी है। हमें यहाँ पर सारी एंट्रीज जनरलाइज नहीं करनी है, सिर्फ फॉरफीचर और री इश्यू से रिलेटेड एंट्रीज पास करनी है। तो अब जो हम वर्किंग नोट बनाएंगे वो अभय के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभय ने डिफॉल्ट किया है पेमेंट में। अभय को कंपनी ने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, लेकिन ये नहीं पता कि अभय ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो आपको पहले अभय के अप्लाइड शेयर फाइंड आउट करने होंगे। देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे अप्लाइड शेयर, उसके बाद लिखेंगे अलॉटेड शेयर्स। अप्लाइड शेयर कितने हैं? अप्लाइड शेयर है 24,000, तो आप अप्लाइड के नीचे लिख देंगे 24,000। और कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? 20,000। यानी जिन लोगों ने 24,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको 20,000 शेयर्स अलॉट किए थे। अभय के अलॉटेड कितने शेयर्स हैं? अभय के अलॉटेड शेयर्स है 500 शेयर्स। तो देखो, अलॉटेड शेयर के नीचे आप लिख देंगे अभय के अलॉटेड शेयर्स और अप्लाइड शेयर के नीचे आप कर देंगे क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों को आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे? 24,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 20,000। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 2 12 24। तो 12 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर्स आएंगे 600 शेयर्स। तो 600 शेयर ये अभय के अप्लाइड शेयर हैं। यानी अभय ने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने उसे 500 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो दोनों शेयर आपको पता लग गए। अभय के अप्लाइड शेयर है 600 शेयर्स और अलॉटेड क्वेश्चन में गिवन है 500 शेयर्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अभय ने अलॉटमेंट के समय कितना पैसा कंपनी को पे नहीं किया। तो इसके लिए सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय अभय ऑन अलॉटमेंट। देखो, सेकंड वर्किंग नोट में आप लिखेंगे अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय अभय। सबसे पहले आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कंपनी को एप्लीकेशन पर अभय से कितनी अमाउंट मिली है? देखो, अभय ने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने 6 रुपए की डिमांड की थी एप्लीकेशन के समय। तो अभय ने 3,600 पे किए थे एप्लीकेशन के समय, लेकिन एक्चुअल में कितनी अमाउंट अभय से कंपनी को मिलनी चाहिए थी? क्योंकि कंपनी ने अभय को 600 शेयर्स अलॉट नहीं किए थे, कंपनी ने सिर्फ 500 शेयर्स अलॉट किए थे। तो यहाँ लिखेंगे एक्चुअल एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड। अभय को कंपनी ने 500 शेयर अलॉट किए थे और एप्लीकेशन पर मंगवाए थे 6 रुपए। तो 500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹3000। ये आप माइनस करेंगे 3600 में से, तो 600 रुपए एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाएगी। अब देखो, जो ये एक्सेस पैसा मिला है कंपनी को, कंपनी इसे एडजस्ट करेगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट।
पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा कंपनी ने मंगवाया है अभय से। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है? अलॉटमेंट मनी ड्यू, देखो कंपनी ने अभय को 500 शेयर अलॉट किए थे और अलॉटमेंट के समय कंपनी ने 3 रुपए मंगवाए हैं, यानी टोटल 1500 रुपए ड्यू हुए हैं अलॉटमेंट के समय। लेकिन जो ये 1500 रुपए हैं सारे के सारे फेस वैल्यू के नहीं है, क्योंकि इसमें प्रीमियम की अमाउंट भी इंक्लूडेड है। 1 रुपए है फेस वैल्यू का और 2 रुपए है प्रीमियम के। 1500 को हम बाइफरकेट करेंगे, डिवाइड करेंगे कि कितने रुपए फेस वैल्यू के हैं और कितने रुपए हैं प्रीमियम के। कैसे आप बाइफरकेट करेंगे? देखो कंपनी ने 500 शेयर अलॉट किए थे अभय को। 500 शेयर पर 1 रुपए है फेस वैल्यू का और 2 रुपए है प्रीमियम के। 500 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 रुपए आ गए और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपए आ गए। 500 और 1000 को प्लस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी ₹1500। समझ आया किस तरह से आप 1500 को डिवाइड करेंगे? 1500 में से जो 500 रुपए हैं ये शेयर की फेस वैल्यू के हैं और जो 1000 रुपए हैं ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के। समझ आया? अब देखो जो 600 रुपए है कैसे कंपनी एडजस्ट करेगी? पहले 500 रुपए एडजस्ट करेगी शेयर की फेस वैल्यू में और बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे एडजस्ट करेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो पहले कंपनी डिडक्ट करेगी शेयर की फेस वैल्यू में से, यानी 500 में से 500 डिडक्ट कर दिए तो यहाँ जो बैलेंस बचा वो है 0। 600 में से 500 रुपए तो कंपनी ने एडजस्ट कर दिए, कितने बचे? 100 रुपए बचे। 100 रुपए कंपनी एडजस्ट करेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो यहाँ बैलेंस बचा है 900 रुपए। ठीक है, 900 रुपए नोट पेड बाय अभय ऑन अलॉटमेंट। अभय ने 900 रुपए कंपनी को अलॉटमेंट के समय पे नहीं किए। ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब आप एंट्री पास करेंगे तो इसी वर्किंग नोट पे सारी एंट्री पास होगी। फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट भी इसी वर्किंग नोट से निकलेगी। दूसरा, अभय ने अलॉटमेंट पर कितना पैसा पे नहीं किया वो भी इसी वर्किंग नोट से निकलेगा। ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। क्लियर? तो होपफुली वर्किंग नोट समझ में आ गया होगा कि अमाउंट नोट पेड बाय अभय कितनी है? ₹900। ये अमाउंट आएगी जो अभय ने अलॉटमेंट के समय पे नहीं की। अब देखो आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूं कि जब हम फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो हम फॉरफीचर में सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। किस अमाउंट से डेबिट करेंगे? जो अमाउंट अभय ने पे नहीं की। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम के 900 रुपए हैं जो अभय ने पे नहीं किए, तो 900 रुपए को हम डेबिट करेंगे और जो ये 100 रुपए अभय ने पे किए हैं इसे हम कर देंगे इग्नोर। समझ आया? तो पहली एंट्री हम पास कर रहे हैं फॉरफीचर की। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो शेयर कैपिटल को आप कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे? जहां तक फॉरफीचर होता है वहां तक हम शेयर की फेस वैल्यू लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभय ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया और कंपनी ने उसके शेयर्स को कर दिया फॉरफिट, यानी फॉरफीचर हुआ है फर्स्ट कॉल तक। जो फाइनल कॉल है उसके यहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई है। तो फाइनल कॉल का जो 1 रुपए है इसके बारे में हम कोई भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट कॉल तक बात करेंगे, क्योंकि अभय ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया। ना तो उसने अलॉटमेंट के 3 रुपए पे किए और ना ही उसने 2 रुपए फर्स्ट कॉल के
पे किए, उसने सिर्फ एप्लीकेशन के 6 रुपए पे किए हैं। ठीक है, तो फॉरफीचर में हम सिर्फ 9 रुपए लेंगे। हम यहाँ पर पूरे के पूरे 10 रुपए शेयर की फेस वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि फाइनल कॉल का जो 1 रुपए है उसके बारे में कंपनी ने कोई भी बात नहीं की है। तो यहाँ शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा 9 रुपए से। ठीक है, कितने शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं? अभय को कंपनी ने 500 शेयर अलॉट किए थे। 500 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो अमाउंट आएगी 4500 रुपीज। तो शेयर कैपिटल को आप डेबिट करेंगे ₹4500। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे? अभी अभी मैंने वर्किंग नोट जब बनाया तब आपको बताया था कि 900 रुपए हम लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम के, क्योंकि अभय ने 900 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के पे नहीं किए थे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ वही अमाउंट डेबिट की जाती है जो शेयर होल्डर ने पे ना की हो। जो 100 रुपए पे किए थे उसे हम कर देंगे इग्नोर। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप डेबिट करेंगे ₹900। ठीक है, अब देखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को कितनी अमाउंट से आप क्रेडिट करेंगे। देखो, इसे समझने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। जितनी अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दी है वो टोटल अमाउंट लिख देंगे। उसमें से जो उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा पे किया है उसे माइनस कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हम क्रेडिट करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। यहाँ पर अभय ने कितना टोटल पैसा पे किया था? देखो, अभय ने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने 6 रुपए मंगवाए थे एप्लीकेशन के समय। तो अभय ने टोटल 3600 रुपए कंपनी को पे किए थे। कितना पैसा उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पे किया है? 100 रुपए उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम के भी पे किए हैं। तो 100 रुपए को हम 3600 में से कर देंगे डिडक्ट। तो अमाउंट कितनी आ गई? अमाउंट आ गई ₹3500। जो ये 3500 रुपीज है इसे हम क्रेडिट करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। समझ आ गया? तो ये आप रूल ध्यान रखना, ये ट्रिक है कि जितनी भी अमाउंट शेयर होल्डर पे कर देता है आप टोटल अमाउंट लिख लेना, उसमें से आप माइनस कर देना वो पैसा जो उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पे कर दिया है, और जो बैलेंस अमाउंट बचती है उसे आप दिखाएंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट में। तो यहाँ आप लिखेंगे ₹3500। अब देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? अपना वर्किंग नोट आप चेक करो। 900 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, क्योंकि 900 रुपए अभय ने अलॉटमेंट के समय कंपनी को पे नहीं किए थे। तो यहाँ आप लिखेंगे ₹900। फर्स्ट कॉल में कितनी अमाउंट आएगी? देखो, कंपनी ने 500 शेयर अलॉट किए थे अभय को, और फर्स्ट कॉल के समय कंपनी डिमांड कर रही है 2 रुपए की। तो अभय ने 1000 रुपए जो फर्स्ट कॉल के समय ड्यू थे वो भी पे नहीं किए। तो यहाँ हम लिखेंगे ₹1000। समझ आ गई एंट्री? इन तीनों का आप टोटल करो, टोटल को डेबिट के टोटल से आप मैच करो। अगर दोनों टोटल सेम है इसका मतलब आपने जो अमाउंट लिखी है, जो एंट्री पास की है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखो, यहाँ पर 4500 प्लस 900 है, तो यहाँ भी 4500 प्लस 900 है। इसका मतलब हमारी एंट्री बिल्कुल ठीक है। पहली एंट्री आपको समझ में आ गई। नरेशन होगी 500 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, अब मैं पास कर रही हूं सेकेंड एंट्री जो है री इश्यू की। कंपनी क्या कर रही है कि जो 500 फॉरफिटेड शेयर्स हैं उसमें से 300 फॉरफिटेड शेयर्स को कर रही है री इश्यू। जब कंपनी शेयर्स री इश्यू करती है तो पैसा आता है तो बैंक को हम करते हैं डेबिट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो, बैंक को कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे? कंपनी ने 300 शेयर्स को री इश्यू किया है और रेट है 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से।
तो 300 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹1800। अब देखो शेयर कैपिटल को कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। देखो जब कंपनी ने शेयर्स री इश्यू किए हैं तो री इश्यू के समय कंपनी ने एज फुली पेड अप शेयर्स री इश्यू किए हैं। कंपनी का 10 रुपए का शेयर था लेकिन कंपनी ने री इश्यू किया है 6 रुपए में। तो कंपनी को मिलने चाहिए थे 10 रुपए लेकिन मिले हैं 6 रुपए। तो मिलने कितने चाहिए थे? 300 शेयर पर 300 को आप 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कंपनी को 3000 रुपए री इश्यू के समय मिलने चाहिए थे लेकिन मिले हैं 1800 रुपए, यानी कंपनी को लॉस हो गया। जो लॉस है ये कंपनी दे रही है डिस्काउंट, और जब कंपनी डिस्काउंट देती है तो हम फॉरफिटेड शेयर को करते हैं डेबिट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 1200 रुपए। 1200 रुपए को आप दिखाएंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगी ₹1200। ठीक है, नरेशन होगी 300 फॉरफिटेड शेयर्स री इश्यूड एट ₹6 पर शेयर एज फुली पेड। अब हम पास करेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में कंपनी क्या करती है कि जो फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट होती है उसे ट्रांसफर कर देती है कैपिटल रिजर्व। तो देखो यहाँ पर जो फॉरफिटेड शेयर है उसकी अमाउंट है ₹3500। तो क्या कंपनी पूरे के पूरे 3500 ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पहली बात तो ये कि कंपनी ने सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू नहीं किया। दूसरी बात ये कि जब कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू किया है तो कंपनी दे रही है डिस्काउंट, कंपनी को हो रहा है लॉस। तो कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी कैपिटल रिजर्व में, ये फाइंड आउट करने के लिए हम बनाएंगे थर्ड वर्किंग नोट। अब देखो थर्ड वर्किंग नोट में आप क्या दिखाएंगे कि 500 शेयर पर फॉरफिटेड अमाउंट है ₹3500। तो 300 शेयर पर फॉरफिटेड अमाउंट कितनी होगी, इसे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे 300 इंटू 3500 डिवाइडेड बाई 500। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 7 35। 300 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹2100। तो क्या 2100 को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब कंपनी ने शेयर्स री इश्यू किए थे तो कंपनी को 1200 रुपए का लॉस हुआ है। जो ये 1200 रुपए का लॉस हुआ है ये हम 2100 रुपए में से कर देंगे माइनस। तो यहां हम माइनस करेंगे ₹1200। तो बैलेंस आएगा ₹900। तो जो ये 900 रुपीज आए हैं इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। समझ आया थर्ड वर्किंग नोट आपको कैसे बनाना है? इस तरह से आप थर्ड वर्किंग नोट बनाएंगे और इसके बाद आप पास करेंगे जर्नल एंट्री। देखो जो ये थर्ड वर्किंग नोट है इसे आप सेपरेट पेज पर ही बनाएंगे जहां आप वर्किंग नोट बना रहे हैं। एंट्री के बीच में वर्किंग नोट मत बनाना, ठीक है। अब मैं पास कर रही हूं थर्ड एंट्री। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट इज ₹900। नरेशन होगी गेन ऑन री इश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? तो इस तरह से ये 3 एंट्री पास करनी है आपको क्वेश्चन नंबर 100 में। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी तीनों एंट्रीज। तीनों वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्किंग नोट अच्छे से समझ में आ गए तो आप तीनों एंट्री इजीली पास कर लेंगे। होपफुली आपको क्वेश्चन में कोई भी अब कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाइप जरूर करना, क्योंकि जब आप हाइप करते हैं तो वीडियो फ्रंट में आ जाता है और दूसरे बच्चे उसे इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो शेयर करना ताकि
हर बच्चे की क्वेरी क्लियर हो जाए, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में जरूर मिस्टेक कमिट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो लेक्चर से हर बच्चे की क्वेरी अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो